नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है सेट्स यानी समुच्चय। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ एग्जाम 2016 में पूछा हुआ है। यदि ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो ए के उपसमुच्चयों की संख्या जिनमें अवयव 2 है परंतु 4 नहीं है होगी। फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 6, फोर्थ ऑप्शन है 8। यानी अपने को ए कोई सेट दे रखा है, हमें उसके ऐसे उपसमुच्चय बताने हैं जिसमें एलिमेंट 2 है लेकिन एलिमेंट 4 नहीं है। तो इसके सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं समुच्चय क्या होता है। समुच्चय होता है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित से यहाँ मतलब हो गया कि जैसे अगर मैं भारत की नदियों का एक संग्रह लेता हूँ, ठीक है, और उसमें से मैं अगर पूछूँ कि उस संग्रह में नील नदी है, वो बिलोंग करेगी या नहीं करेगी, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि नील नदी उस संग्रह में बिलोंग नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि नील नदी भारत की नदी नहीं है। तो ये मतलब हुआ सुपरिभाषित का, ठीक है। उसके एलिमेंट्स को हम आसानी से पहचान सकते हैं। तो ऐसे संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। अब कुछ जो इम्पोर्टेंट समुच्चय हैं जिनको अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्टैंडर्ड अक्षरों के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है वो है, जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। पूर्णांकों का समुच्चय कैपिटल जेड से, प्रीमेय संख्याओं का समुच्चय कैपिटल क्यू से, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कैपिटल आर से। इसी प्रकार एक समुच्चय और है अप्रीमेय संख्याओं का समुच्चय, इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ देखिए, जो समुच्चय है इसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों यानी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो इसके एलिमेंट्स अवयव हैं इनको हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों यानी स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये है, ये एक एलिमेंट है और ये क्या है, एक सेट या समुच्चय है। अब अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि जो एलिमेंट ए है, अवयव ए है, वो समुच्चय ए का एक अवयव है, या फिर समुच्चय ए का एक सदस्य है, या फिर समुच्चय ए में है। तो ये इस ऐसे अगर लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे 3 तरीके से बोल सकते हैं। किसी भी सेट को हम 2 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से हो गए? ए, ई, आई, ओ, यू। तो इसको अगर हम रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में, फिर ए, ई, आई, ओ, यू, और प्रत्येक अवयव को एक कोमा के द्वारा सेपरेट करते हैं, ठीक है। अगर इसी को हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे वी सेट है जो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का सेट है, ठीक है, और इसको ही हमने समुच्चय निर्माण रूप में इस तरीके से लिखा। इसको बोलेंगे कैसे? इसको बोलेंगे, जो कर्ली ब्रैकेट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सभी एक्स, सभी, ठीक है, सभी एक्स का समुच्चय। ये कॉलन है, ये रिप्रेजेंट करेगा जहाँ को, ठीक है। तो सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे कि जो समुच्चय निर्माण रूप है वो ज़्यादातर अपरिमित समुच्चय होते हैं, उनके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अपरिमित समुच्चय वो होते हैं जिनमें अवयव की संख्या निश्चित नहीं होती, वो समुच्चय क्या कहलाते हैं? अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। बढ़ते हैं आगे। रिक्त समुच्चय, द एम्प्टी सेट। अब रिक्त समुच्चय क्या होता है? एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, एक भी एलिमेंट नहीं हो, ऐसे समुच्चय को हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसको हम या तो फाई से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा जाता। तो ये हो गया रिक्त समुच्चय की डेफिनेशन और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। अगला है उप समुच्चय यानी सबसेट। हम 2 सेट ले लिए ए और बी। यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है तो ए को हम क्या कहेंगे? बी का उप समुच्चय कहेंगे। जैसे मैंने 2 सेट लिए, समुच्चय लिए ए और बी। अगर ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहा है तो उस केस में हम क्या कहेंगे? ए है वो बी का उप समुच्चय, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ए है वो बी का उप समुच्चय है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने लिखा है ए इज सबसेट ऑफ बी, दिस इम्प्लाई ए बी का एक उप समुच्चय है। अगर ऐसा लिखा हुआ है ए है वो बी का एक उप समुच्चय है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम ए का कोई एलिमेंट लें तो वो एलिमेंट
इस सेट बी से भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये हुआ। अब एक नोट है कि जो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है वो पूर्णांकों का समुच्चय है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है, उसका सबसेट होता है, यानी उपसमुच्चय होता है। इसी प्रकार जो पूर्णांक संख्याओं का उपसमुच्चय पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है वो परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, उसका सबसेट होता है। इसी प्रकार जो परिमेय संख्याओं का समुच्चय है वो अपने जो रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, उसका सबसेट होता है। इसी प्रकार जो अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है टी, वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, उसका सबसेट होता है। जबकि जो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है वो टी का सबसेट नहीं होता। इसका मतलब हो गया कि एन है वो टी का उपसमुच्चय नहीं है। यहाँ पे टी क्या है, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है। टी है, इसको मैंने समुच्चय निर्माण विधि में लिखा है कि सभी एक्स का समुच्चय, जहाँ पे एक्स क्या है, रियल नंबर है, लेकिन एक्स क्या है, क्यू से बिलोंग नहीं कर रहा है। ओके, तो इसको मैंने ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है। अगला है समान समुच्चय यानी इक्वल सेट्स। दो दिए गए समुच्चयों ए और बी में यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी एक अवयव है तथा बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव है तो समुच्चय ए और बी समान कहलाते हैं। दो अपने पास समुच्चय दे रखे हैं ए और बी। अगर ए का प्रत्येक एलिमेंट, अगर ए से कोई भी एलिमेंट लें वो बी में बिलोंग कर रहा है, इसी प्रकार अगर हम बी का कोई एलिमेंट लें वो ए में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि ए और बी हैं वो समान समुच्चय, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए इक्वल टू बी के रूप। जैसे ये है, ए है एक समुच्चय है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। इसी प्रकार बी एक सेट है, समुच्चय है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 1 4। एक और ये अपने को ध्यान में रखना है, जो रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में है उसमें कोई भी एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसको हम जो एलिमेंट्स हैं इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 है थर्ड पोजीशन पे, इसको मैं पहले भी लिख सकता हूँ, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 2 3 4। तो ये है वो सेम बी लिखा हुआ है, बी को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहा है, इसी प्रकार बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है, तो ए और बी क्या हो गए, इक्वल हो गए। अगला है, यदि ए बी का उपसमुच्चय है तथा ए और बी बराबर नहीं है तो ए बी का उचित उपसमुच्चय यानी प्रॉपर सबसेट कहलाता है। इसी प्रकार बी है वो ए का क्या कहलाता है, अधिसमुच्चय यानी सुपरसेट कहलाता है। ओके, हमें क्या दे रखा है, ए बी का सबसेट है और ए और बी इक्वल सेट नहीं है, उस केस में है वो ए को हम क्या कहेंगे, बी का प्रॉपर सबसेट कहेंगे, उचित उपसमुच्चय कहेंगे, और इस बी को क्या कहेंगे, ए का अधिसमुच्चय यानी सुपरसेट कहेंगे। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। अगला है घात समुच्चय यानी पावर सेट। पावर सेट क्या होता है कि जो हमने कोई भी सेट ए लिया उसके जितने भी उपसमुच्चय हैं उन उपसमुच्चयों के संग्रह को हम क्या कहेंगे, पावर सेट यानी घात समुच्चय कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, समुच्चय ए के उपसमुच्चयों के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं, इसे पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये ध्यान में रखना है, पी ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये ए का पावर सेट है यानी ए का घात समुच्चय है। जैसे ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, ए सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 और 2, तो इसके कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं। एक चीज़ और अपने को ध्यान में रखनी है, अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट हैं तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या होगी 2 की पावर 2। अगर किसी सेट में n एलिमेंट हैं तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर n। 2 की पावर n है वो टोटल उपसमुच्चय होंगे। तो यहाँ पे a में 2 एलिमेंट हैं तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर 2 यानी 4 की। वो उपसमुच्चय कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो 5, एक सिंगलटन सेट 1, एकल समुच्चय 1 जिसका एलिमेंट है 1, एकल समुच्चय जिसका एलिमेंट है 2, और एक हो जाएगा खुद ए। ठीक है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है, कोई भी समुच्चय है उसका शून्य समुच्चय है वो एक उपसमुच्चय होता है। शून्य समुच्चय किसी भी समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है। साथ ही कोई भी सेट है वो अपना खुद का क्या होता है, एक उपसमुच्चय होता है। ठीक है,
तो इसके जो पावर सेट है, ए का पावर सेट है, उसमें 4 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, इसी प्रकार अगर किसी सेट में m एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट में एलिमेंट्स की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर m। ठीक है, अब वापस चलते हैं हम अपन क्वेश्चन की तरफ। हमें दे रखा है ए कोई सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5। तो इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 5। तो इसके जो उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 5। तो इसके जो पावर सेट होगा उसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, 2 की पावर 5, यानी 32 एलिमेंट्स होंगे। तो ये मैंने इसका पावर सेट लिख लिया। अब इसमें से हमें वो सेट ढूंढने हैं जिसमें एलिमेंट 2 है और 4 नहीं है। तो ऐसे सेट मैंने, जैसे ये 2 है, ये 1 2 आ गया, इसी प्रकार 2 3 आ गया, 2 5 आ गया। तो ऐसे हम अगर सर्च करेंगे तो ये टोटल 8 उप समुच्चय हैं जिसमें एक एलिमेंट 2 तो है लेकिन 4 नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 8, यानी ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समुच्चय, अपने को एक समुच्चय दे रखा है, सभी a, b का समुच्चय जहाँ पे a और b इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। 2a² + 3b² = 35 और a और b क्या हैं, कैपिटल Z से यानी पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय से बिलोंग कर रहे हैं। जहाँ Z क्या है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। सॉरी, यहाँ पे Z है वो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5। तो इसके अवयवों की संख्या बतानी है कि ऐसे कितने पेयर होंगे, ए और बी के कितने पेयर होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे या इस समुच्चय से बिलोंग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड ऑप्शन है 8, थर्ड ऑप्शन है 4, फोर्थ ऑप्शन है 12। तो हमें क्या करना है, हमें ए और बी की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो 2a² + 3b² = 35। हम क्या करेंगे, ए और बी की 1 by 1 वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले a 0 पुट करते हैं और b की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो b आ जाता है अपने पास √35/3। तो √35/3 क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये जो वैल्यूज हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। दूसरा है, a को जब 1 पुट करते हैं तो उस केस में b आता है अपना √11। तो ये भी b है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये भी इस इक्वेशन के लिए जो प्रॉपर वैल्यूज नहीं है, उचित वैल्यूज नहीं है। a अगर 2 पुट करेंगे तो उस केस में b आता है अपना 3। ठीक है, तो a 2 और b 3, b यहाँ पे पूर्ण संख्या आ रहा है और a भी एक पूर्ण संख्या है। तो ये पेयर है, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये पेयर है इस एक समुच्चय का एलिमेंट हो जाएगा। तो 2 3 एक एलिमेंट हो गया इस समुच्चय का। ठीक है, इसी प्रकार जब हम 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, b आ जाएगा √17/3। ये भी इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ये b है वो z से बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये वैलिड आंसर नहीं होगा। अगला है, a को जब हम 4 पुट करेंगे तो उस केस में b आ जाता है अपना 1। तो b यहाँ पे एक पूर्ण संख्या आ रही है, इसी प्रकार a भी एक पूर्ण संख्या है। तो ये पेयर है a और b का, ये भी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये पेयर भी उस समुच्चय से बिलोंग करेगा। तो दूसरा पेयर आ गया अपने पास 4,1। जब a5 रखेंगे तो अगर हम a5 रखते हैं तो यहाँ पे देखिए b नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इधर पर 50 हो जाएगा। 50 + 3b² = 35। तो ये आगे से जब b की a की वैल्यू जब हम 5 से अबव रखेंगे तो ये b की नेगेटिव वैल्यू, b की इमेजिनरी वैल्यू यानी काल्पनिक वैल्यू आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आगे से आगे जितनी भी वैल्यूज़ हैं a की, उनके लिए ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे a और b के टोटल 2 पेयर्स आ गए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा सेट ऑफ पेयर ऑफ 2, 3 एंड 4, 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 2। ऐसे 2 पेयर होंगे जो इस समुच्चय से बिलोंग करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये RPSC 2018 में पूछा हुआ है। यदि A एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 4, B सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, C सेट है जिसके एलिमेंट हैं 3, 5 हो, तो A प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन A प्रोडक्ट C का मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन है सेट ऑफ
पेयर ऑफ 1,3 एंड 4,3, सेट ऑफ पेयर ऑफ 1,3 2,5। थर्ड ऑप्शन है सेट ऑफ 1,3 1,5 2,5, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अपने को यहाँ पे तीन सेट दे रखे हैं और हमें ए प्रोडक्ट बी और ए प्रोडक्ट सी निकालना है, फिर इनका इंटरसेक्शन लेना है। तो उस इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं वो बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं समुच्चयों पे संक्रिय। ठीक है, पहला है समुच्चयों का सम्मिलन यानी यूनियन ऑफ सेट्स। तो अगर अपने पास ए और दो समुच्चय दे रखे हैं तब उसका जो सम्मिलन होगा उसको हम ए यूनियन बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, इसमें जो ए के एलिमेंट्स हैं वो भी होंगे या फिर जो बी के एलिमेंट्स हैं वो भी होंगे, और जो कॉमन एलिमेंट है उनको एक ही बार लिखा जाएगा, या तो वो ए में आ जाएंगे या बी में आ जाएंगे। ठीक है, तो दो समुच्चयों ए और बी का सम्मिलन समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें वे सभी अवयव जो या तो ए में है या बी में है उन अवयवों को सम्मिलित करते हुए जो दोनों में है। जो दोनों में है उनको एक बार लिख देंगे, बाकी बचे हुए जो ए के एलिमेंट वो भी आएंगे, बाकी बचे हुए जो बी के एलिमेंट हैं वो भी आएंगे। ठीक है, तो वो समुच्चय क्या हो जाएगा, यूनियन ऑफ सेट्स हो जाएगा। ए यूनियन बी को समुच्चय निर्माण फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, सभी एक्स का समुच्चय जहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए या फिर एक्स बिलोंग्स टू बी। अगली संक्रिया है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। दो सेट ए और बी हैं, इनका सर्वनिष्ठ क्या होगा, इनका सर्वनिष्ठ समुच्चय वो होगा उसमें जो अवयव होंगे वो होंगे जो या तो ए और बी दोनों में हैं। इसको हम ए इंटरसेक्शन बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या हो जाएंगे, जो ए में भी हैं वो एलिमेंट और जो बी में भी, यानी जो ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स हैं वही इस ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग करेंगे। तो इसको समुच्चय निर्माण विधि में ऐसे लिखा जाता है, सभी एक्स का समुच्चय जहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अगला है समुच्चयों का अंतर यानी डिफरेंस ऑफ सेट। समुच्चय ए और बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में है किंतु बी में नहीं है, जबकि ए और बी को इसी क्रम में लिया जाए। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए डिफरेंस बी यानी ए अंतर बी के द्वारा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो दो सेट ले लिए ए और बी, ओके, मैंने क्या किया है, दो सेट ले लिए ए और बी। अब इनके जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको अलग कर लिया। मान लो एक्स एलिमेंट्स कॉमन है, इसमें टोटल वाई एलिमेंट्स हैं, ए में वाई एलिमेंट्स हैं और इनके जो दोनों के कॉमन है वो एक्स है। तो ए डिफरेंस बी में जो एलिमेंट्स होंगे वो हो जाएंगे वाई माइनस एक्स, यानी ए में से वो एलिमेंट्स घटा देंगे जो ए और बी दोनों में हैं, जो बाकी बचे हुए एक एलिमेंट्स हैं वो लिख देंगे, वो हो जाएगा ए डिफरेंस बी। ठीक है, अगर बी डिफरेंस ए लिखा हुआ है तो उस केस में क्या होगा कि बी में से हम वो एलिमेंट्स हटा देंगे जो इनके कॉमन में है, यानी बी और ए दोनों में है, तो बाकी जो बी के एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएगा, बी डिफरेंस ए। ठीक है, अगला है समुच्चयों का कार्तीयन गुणन यानी क्रॉस प्रोडक्ट और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ये क्या होता है, जैसे दो सेट ले लिए ए और बी, तो दो समुच्चयों ए और बी का कार्तीय गुणन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ए क्रॉस बी। सभी संभावित क्रमित युग्म का समुच्चय जहाँ पहला घटक समुच्चय ए का है और दूसरा घटक समुच्चय बी का है। तो ये क्या होगा, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट है वो एक ऑर्डर्ड पेयर होगा और उस ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट है वो ए से बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट है वो बी से बिलोंग करेगा। अगर हम बी क्रॉस ए लिखें तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर्ड पेयर ऑफ बी कोमा ए होगा जहाँ पे पहला एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा। तो इसको समुच्चय निर्माण विधि में मैंने लिख दिया, सभी ए कोमा बी का युग्म जहाँ पे ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ठीक है, तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। दो सेट्स हैं ए और बी, उनका कार्तीय गुणन या क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब चलते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ। ए क्रॉस बी अपने को फाइंड करना है, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा,
वो हो जाएगा पहला एलिमेंट ए, जैसे 1 ले लिया मैंने, इसका दूसरा एलिमेंट बी का दूसरा एलिमेंट ले लिया 2। इसी प्रकार 1 ए का पहला एलिमेंट 1 लिया तो बी का दूसरा एलिमेंट क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए ये जो युग्म बन रहे हैं उसका पहला एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है, दूसरा एलिमेंट बी से बिलोंग कर रहा है। अगला पेयर बन जाएगा 4,2 और 4,3। तो ये दोनों पेयर हैं, इनमें पहला एलिमेंट क्या है ए से बिलोंग कर रहा है और दूसरा एलिमेंट बी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये ए क्रॉस बी में ये 4 पेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने ए क्रॉस बी लिख लिया। इसी प्रकार ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, ऐसे सारे युग्म फाइंड कर लेंगे जिनमें पहला एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है, दूसरा एलिमेंट सी से बिलोंग कर रहा है। अब इनका इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन में जो इनमें जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो आ जाएंगे। इंटरसेक्शन में जैसे 1,3 है, ये कॉमन है दोनों में। इसी प्रकार 4,3 है, वो ये दोनों में कॉमन है। 4,2 है, वो ए क्रॉस बी में तो है लेकिन ए क्रॉस सी में नहीं है। इसी प्रकार 1,2 है, वो ए क्रॉस बी में तो है लेकिन ए क्रॉस सी में। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो आ जाएंगे 1,3 एंड 4,3। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर सेट ए है उसमें अगर m एलिमेंट हैं और सेट बी है उसमें n एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस बी इसके एलिमेंट्स की संख्या कितनी होगी, m क्रॉस n होगी। ये अपने को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आरपीएससी 2018 में पूछा हुआ है, निम्न में से कौन सा रिक्त समुच्चय है। फर्स्ट ऑप्शन है सभी x का सेट जहाँ पे मोड x लेस देन 1 है और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। सेकंड ऑप्शन है सभी x का सेट जहाँ पे मोड x क्या है 5 है और x नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। थर्ड है सभी x का सेट जहाँ पे x है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, x² + 2x + 1 = 0 और x रियल नंबर सेट है उससे बिलोंग कर रहा है या रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। फोर्थ ऑप्शन है सभी x का सेट जहाँ पे x² = 1 है और x क्या है जो पूर्णांकों का समूह है, पूर्णांक संख्याओं का समूह है उससे बिलोंग कर रहा है। तो अपने को बताना है कि कौन सा ये जो चारों सेट दे रखे हैं इनमें से कौन सा रिक्त समुच्चय है। तो 1 बाई 1 इसको चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को जब चेक करेंगे तो मोड x है वो लेस देन 1 है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 से 1 के बीच में आ जाएगी। लेकिन x अपने को क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो -1 से 1 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता। ठीक है, तो इस सेट का आंसर, ये जो सेट आएगा वो एक एम्प्टी सेट यानी रिक्त समुच्चय आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये पहले का आंसर आ गया कर्ली ब्रैकेट यानी ओपन सेट आ गया, सॉरी एम्प्टी सेट आ गया। दूसरा है मोड x = 5 और x क्या है नेचुरल नंबर। मोड x = 5 है तो x क्या हो गया -5 एंड 5। ठीक है, लेकिन -5 है वो नेचुरल नंबर नहीं है, केवल 5 है वो नेचुरल नंबर है। तो इस जो सेकंड सेट है इसके जो एलिमेंट होगा वो हो जाएगा 5। थर्ड है ऐसे x जो इस इक्वेशन को x² + 2x + 1 को सेटिस्फाई करे। इसको जब सोल्व करेंगे तो x आ जाएगा -1 और अपने को दे रखा है x माइनस, इसका आंसर आ गया अपने पास -1, लेकिन x क्या होना चाहिए रियल नंबर होगा। तो -1 रियल नंबर है तो इस सेट का जो एलिमेंट होगा वो हो जाएंगे -1। फोर्थ है x² = 1। इसको सोल्व करूँगा तो ये आ जाएगा x² = 1, x आ जाएगा +-1 और x क्या है z से बिलोंग कर रहा है। तो इस सेट में जो एलिमेंट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे -1 और 1। ओके, तो ये मैंने चारों सेटों को सोल्व कर लिया है। पहला सेट एम्प्टी आया, दूसरा सेट आया जिसका एलिमेंट 5 है, तीसरा सेट आया जिसका एलिमेंट -1 है और जो चौथा सेट है वो आया जिसका एलिमेंट्स -1 और 1 है। तो हमें पूछा है रिक्त समुच्चय कौन सा है, तो पहला सेट है वो एक रिक्त समुच्चय है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है x = 3 ऑफ मोड 7 p बिलोंग्स टू कैपिटल Z के समुच्चय का हल दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सिंगलटन सेट है वो जो एलिमेंट इज 3। सेकंड सेट है सभी 7p - 3 जहाँ पे p क्या है Z से बिलोंग कर रहा है।
थर्ड है सभी 7p+3 का समुच्चय, जहाँ पे p क्या है, z से बिलोंग कर रहा है, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो x इक्विवेलेंट टू 3 mod 7, इसको लिखने का तरीका होता है ये। यहाँ पे जो mod 7 है इसमें का मतलब हो गया कि x में हम 7 का भाग दे रहे हैं, तो जो अपने पास शेषफल आ रहा है वो 3 बच रहा है। ठीक है, इसको लिखने का तरीका हो गया, इसको हम लिख सकते हैं x में जब हम 7 का भाग देंगे, यानी ये मोड के अंदर है, इस नंबर का से डिवाइड करेंगे तो अपने पास जो रिमाइंडर आ रहा है वो 3 आ रहा है। तो मान लेता हूँ यहाँ पे भागफल है वो p है। ठीक है, तो इस x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x को लिख सकता हूँ 7 × p+3, ये लिख सकता हूँ मैं। ये अपने पास भागफल है और 7 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 7p हो जाएगा, 7p+3, तो x आ गया अपने पास 7p+3। तो ये जो सेट होगा वो ऐसे सभी x आ जाएंगे, x = 7p+3, जहाँ पे p क्या है, कैपिटल Z से बिलोंग कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। तो इस वीडियो में हमने सेट थ्योरी के 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।